नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आप किसानों के सवालों को कार्यक्रम में शामिल करें, वो भी लाइव, ताकि विशेषज्ञ आपकी सभी आशंकाओं को दूर कर सकें आपकी फोन कॉल के माध्यम से। तो आज का विषय क्या है जिस पर हम आज चर्चा तो करेंगे, साथ ही लेंगे आपके सवाल भी। हमारा आज का विषय है चने की वैज्ञानिक तरीके से खेती और साथ ही दूसरा विषय है मेंथा की खेती। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मंच अगले 1 घंटे के लिए आपके लिए है। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला नंबर देखिए 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं, अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम चने पर बात करेंगे और साथ ही मेंथा की खेती पर भी आज चर्चा करेंगे और कॉल लेंगे। अगर चना की बात करें तो जैसा कि बहुत सारे किसान इसकी बुआई कर भी रहे होंगे, कुछ ने कर भी ली होगी और कुछ हो सकता है लेट वैरायटी के लिए भी थोड़ा रुके हुए हों। चने का अपने आप में बहुत महत्व है क्योंकि इसे 2 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देसी चने की बात करें या फिर काबुली चने की बात करें, दोनों ही प्रकार हैं। पशुओं के चारे के तौर पर भी, हरी सब्जी के तौर पर भी और दलहन में भी इसका प्रमुख रोल है। और खास तौर पर अगर हम कहें जो शाकाहार लेते हैं उनके लिए प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने में ये बहुत खास भूमिका निभाता है। तो चने पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही मेंथा पर भी हम बात करेंगे। मेंथा का किस तरीके से हमारे किसान लाभ ले सकते हैं, खेती कर कैसे इसे अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवाराम बाजिया जी हैं, आप सहायक प्रोफेसर हैं कीट विज्ञान विभाग श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और आप चने की वैज्ञानिक तरीके से खेती के बारे में बात करेंगे, साथ ही किसानों के इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR में और पूसा नई दिल्ली से हैं आप। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेंथा की खेती पर बात करेंगे। तो दोनों ही विषयों के बारे में हमने आपको बता दिया, दोनों विशेषज्ञों से भी आपकी मुलाकात हो गई है। तो बिल्कुल आप हमारा नंबर नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले चने पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी चने की बुआई चल रही है, कुछ किसानों ने कर भी ली होगी और कुछ किसान लेट किस्म के लिए थोड़ा हो सकता है इंतजार कर रहे हों। चने का कितना महत्व है, एक तो हमारे किसानों के लिहाज से बताएं और साथ ही जो हम पोषण सुरक्षा की बात करते हैं कि प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है और हम भारतीयों में प्रोटीन की कमी भी देखी जाती है, जो खास तौर पर शाकाहार लेते हैं, क्या बताना चाहेंगे? किसान भाइयों नमस्कार। और सभी को पहले तो मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो चने की जो फसल है ये बहुत ही रबी के सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और इसका जो महत्व है वो पशुओं के चारे के लिए भी है और हमारे यूज के लिए जो प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो चना है। और चने की जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक देसी जिसको भूरा चना बोलते हैं और एक काबुली चना जो सफ़ेद छोले जिनको हम बोलते हैं। तो ये दोनों जो किस्में हैं, इनकी कई सारी किस्में हैं, वो पूरे देश के अंदर क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्र वाइज भारत सरकार से और जो स्टेट वाइज जो भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके अनुसंधान केंद्र हैं उनके द्वारा क्षेत्र वाइज अलग अलग किस्में अनुमोदित हैं। तो इनको अभी जो चने का है बिजाई का बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। जिन्होंने बिजाई नहीं की है वो जितना जल्दी हो सके उतना बिजाई करें। और जो चना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो इसमें ज़्यादा इस जो फसल होती है वो बारानी होती है, सिंचाई की इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर जहाँ पे अभी जैसे देर से बारिश हुई है मानसून की, तो वहाँ पे इसको लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जहाँ पर देर से बारिश हुई है वहाँ इसकी फसल ली जा सकती है, वहाँ बुआई की जा सकती है। प्रोटीन का अच्छा ये सोर्स है जिसके बारे में अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। और देखिए सरकार भी अब दलहन को प्रोत्साहित करने के लिए कि इसका क्षेत्रफल बढ़े, इसके लिए सरकार भी कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
चना भारत की प्रमुख रबी दलहनी फसलों में से एक है। सबसे ज्यादा चना मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में भी चना का उत्पादन किया जाता है। चने की खेती के लिए जल निकास वाली उपजाऊ भूमि अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती हल्की व भारी दोनों प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बुआई का उचित समय उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा और सिंचित दशा में नवंबर का पहला पखवाड़ा सही है। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज दर 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मध्यम बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए 50 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। चने की अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग बुआई के समय करना चाहिए। चने की बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जरूरी है कि बीज जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई में डाला जाए। गहराई कम करने से उकठा रोग होने की आशंका बनी रहती है। सर्दियों में यदि बारिश नहीं होती है तो बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना लाभकारी होता है। खेत में चिड़ियों की मौजूदगी से फली छेदक के प्रकोप की जानकारी होती है। फली छेदक की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 750 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसपे हमने चने के बारे में बात की। हमने आपको ये भी बताया कि कतार से कतार की कितनी दूरी होनी चाहिए, किस तरह के बीज ले, बीज उपचार के बारे में भी कुछ बातें बताई। लेकिन सभी पॉइंट्स को और विस्तृत तौर से हम समझेंगे और विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी मेंथा की खेती। तो आइए हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सिंह से। डॉक्टर मूलचंद जी हैं जो कि मेंथा पर बात करेंगे। सर, मेंथा की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये एक थोड़ी अनकन्वेंशनल फसल है, लेकिन जिन किसानों ने इसको समझ लिया उनकी आय भी बहुत बढ़ी, उन्होंने अच्छा इससे कमाया। मेंथा की फसल क्या है, कैसे हमारे किसान इसको ले सकते हैं, क्या देश के किसी भी राज्य में इसकी खेती की जा सकती है या कुछ निश्चित भौगोलिक परिस्थितियों में ही इसे किया जा सकता है? सर्वप्रथम किसान भाइयों के लिए दीपावली उनके सुख, समृद्धि और उन्नयन हेतु मंगलमय हो। मेंथा की खेती सभी जगह की जा सकती है। इसको सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है और शीतोष्ण और समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में भी अच्छी तरह पैदावार हो सकती है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, ज़्यादा कीट पतंगे और रोग नहीं लगते हैं। तो मैं किसान भाइयों से को सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेंथा की खेती ज़रूर करें, क्योंकि मेंथा से जो मेंथोल निकाला जाता है उसका निर्यात किया जाता है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, वो मेंथा की खेती से पूरी की जा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि किसानों की वृद्धि करना सरकार का ये सपना है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और मेंथा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी इंडस्ट्रियल मांग भी काफ़ी बनी रहती है और साथ ही विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है, यानी हम निर्यात भी इसे बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और किसान इससे जुड़कर निर्यात कर फायदा भी ले सकता है। आइए देखते हैं मेंथा से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान अब व्यावसायिक खेती की ओर भी रुझान करने लगे हैं, जिसमें औषधीय फसलों की खेती भी शामिल है। भारत सरकार औषधीय खेती को सहयोग भी कर रही है, जिसके तहत नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड गंगा नदी के किनारे करीब 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। औषधीय पौधों की खेती में एक है मेंथा की खेती। मेंथा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पिपरमिंट भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले इसकी नर्सरी अगस्त माह में तैयार की जाती है। नर्सरी को ऊंचे स्थान में बनाना चाहिए जिससे जल भराव को रोका जा सके। अच्छी उपज के लिए मेंथा की जड़ों की बुआई समय से करनी होती है। देर से बुआई करने पर तेल की मात्रा कम हो जाती है। मेंथा में सिंचाई मिट्टी, तापमान और हवाओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। साथ ही 15 दिन में खरपतवार निकालते रहें। फसल को रोगों व कीटों से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मेंथा की कटाई की बात करें तो ये 2 बार की जाती है। पहली कटाई लगभग 100 से 120 दिन पर, जब पौधों में कलियां आने लगे
और दूसरी कटाई पहली कटाई के लगभग 70 से 80 दिनों पर करें। कटाई के बाद पौधों को 2-3 घंटे तक खुली धूप में छोड़ दें। उसके बाद कटी फसल को छाया में हल्का सुखाकर यंत्र से तेल निकाल लें। इस तेल की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, क्योंकि इसका उपयोग दवा बनाने, सौंदर्य प्रसाधन आदि में किया जाता है। तो देखा आपने कि एक औषधीय फसल है मेंथा, जिसे हम पेपरमिंट के नाम से जाना जाता है। कई सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल इसका तो होता ही है। और ये एक अपने आप में ये मेडिसिनल फसल है, यानी औषधीय फसल है। तो किस तरीके से हमारे किसान इस फसल से अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे इस फसल को ले, और अगर आप पहले से ही मेंथा की खेती कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की समस्या आ रही है तो भी आप हमें कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। चलिए, जैसे कि अब दोनों ही विषय से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स थी वो आपने देख ली, हमने विशेषज्ञों के बारे में भी आपको जानकारी दे दी, विशेषज्ञों से भी मुलाकात होगी। अब आपके कॉल्स का सिलसिला भी शुरू होना चाहिए। 2 नंबर जो हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करें, वहां से आप नोट कीजिए। सर, सबसे पहले चने की हम बात कर रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि चने की बुआई कुछ क्षेत्रों में चल रही है और इसके बाद जो आने वाला समय है उसको लेकर हमारे किसानों को कुछ तैयारियों के बारे में सोचना भी चाहिए और कुछ जो विशेषज्ञ की सलाह है उसको गौर में रखते हुए अपने कृषि कार्य को चने की फसल में आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी मुख्य चीजें कौन कौन सी हैं? जी, जो चना की जो फसल है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले तो मिट्टी का चयन करना है। तो जो चने की खेती के लिए है, मिट्टी हल्की से जो भारी मिट्टी है और उचित जल निकासी का जिसके अंदर प्रबंध हो और पानी को खींचने की जिसमें मिट्टी में क्षमता हो, उसका पीएच मान जो है वो 6.5 से 7.5 हो, तो वो मिट्टी चने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और ऐसी मिट्टी के अंदर जो चना है एक ऐसी फसल है जिसके अंदर बार बार उसमें जुताई करने की जरूरत नहीं है। एक जुताई करने से भी आप उसके अंदर आप बिजाई कर सकते हो और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जी। दूसरा, जो मिट्टी के बाद में जो इसके लिए चने के लिए महत्वपूर्ण बात है, वो अपने क्षेत्रवार जो भारत सरकार के द्वारा या जो राज्य सरकार के द्वारा जो कृषि विश्वविद्यालय ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो अनुमोदित क्षेत्रवाइज जो किस्में हैं उनका चयन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर उन किस्मों को अगर हम लगाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र वाइज हैं, जिसमें मैं कुछ जनरल किस्में हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तो अगर उन किस्मों से अगर हम बिजाई करते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जैसे RSG 888 है, RSG 8896 है, RSG 973 है, 963 है। ऐसे करके ये कई सारी वेराइटीज़ हैं। C30 है, C235 है। तो ये कई सारी वैरायटी हैं जिनको आप लगा सकते हैं और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय चल रहा है। अगर जिन किसान भाइयों का खेत तैयार नहीं है, और ये सब जो किस्में हैं ये बारानी क्षेत्र के अंदर आप लगा सकते हैं। और जहाँ पे हल्की सिंचाई की व्यवस्था है, तो अगर एक ही सिंचाई की व्यवस्था है तो उस कंडीशन में आप जब उसके अंदर फली बढ़ने लगती है तो उस टाइम एक हल्की सिंचाई कर दें अगर बारिश नहीं होती है। अन्यथा अगर बारिश हो जाती है तो फिर चने में कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती। एक दर्शक है, विपिन है, जिन्होंने सागर से मैं कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हेलो विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते। नमस्कार। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं विपिन जी, और आपके परिवार को भी। मैम मेरे चने को लेकर 2-3 सवाल थे। पहला सवाल मैम ये था कि हमारे यहाँ चने में क्या होता है, उगरा रोग लगता है बहुत ज्यादा, और चने का जो फसल होता है मतलब 15 से 20 दिन का पौधे होते हैं, कुछ पौधे उसमें सूखने लगते हैं जब 15-20 दिन के होते हैं, भाजी के मतलब पेड़ होते हैं। तो ये क्यों होता है? और दूसरा ये था कि बीज कोई अच्छा सा बताइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादातर वो पुराने बीज ही बोते हैं, तो सागर में कौन सा बीज अच्छा रहेगा? और आखिरी सवाल मैम ये था मेरा कि पेड़ की बढ़वार तो ज्यादा हो जाती है लेकिन उतनी फल नहीं लगती। बढ़वार पेड़ों ज्यादा हो की जाती है, कई क्या ज्यादा पानी देने से भी हो सकता है? बिल्कुल, कई सारे सवाल आपने एक साथ पूछ ले, मेरा काम आपने हल्का कर दिया। ये सब सवाल मुझे पूछने थे आगे। सर क्या बताना चाहेंगे? विपिन जी, आपको पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो आपके सवाल बहुत ही अच्छे हैं।
तो सबसे पहले तो आपको जो आपने समस्या बताई कि आपकी जो उग्रा जो रोग है, आप आई थिंक जो है वो उकटा रोग को आप बोलते हो, तो चने के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो भी आप बीज लेते हो आपके क्षेत्र वाइज, उसका बीज का उपचार जरूर करें। और अगर लगातार उसी खेत के अंदर आप बार बार चना या वो फसल चक्कर नहीं अपनाते हैं तो ये समस्या बढ़ती है। तो इसलिए एक तो फसल चक्कर अपनाना बहुत जरूरी है। उस खेत में बार बार आप चने की फसल नहीं लें। और उसके लिए बीज उपचार है, आप मिट्टी का भी उपचार कर सकते हैं। उसके लिए एक देसी तरीका है, जो ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर आता है, एक स्यूडोमोनास करके आते हैं, तो वो 5-5 किलो आप पर हेक्टर के हिसाब से, 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ होगा, तो उसके अंदर 100 किलो गोबर की खाद लें और उसमें मिला लें और मिलाकर उसको कहीं छाया में पेड़ के नीचे रख दें और पानी से भिगो के और टाट या बोरी से ढक दें। और उसको 8-10 दिन तक उसको रखने के बाद में जब उसके अंदर जो जीवाणु है वो मल्टीप्लाई हो जाए तो खेत के अंदर समान रूप से छिटक दें। और अगर हल्की पानी की व्यवस्था है तो उसमें हल्की सिंचाई जरूर कर दें। तो एक तो इसका ये है। दूसरा, आप जब बिजाई करते हैं तो बिजाई करते समय इसका बीज उपचार भी होता है। तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास है वो 5-5 ग्राम पर किलो के हिसाब से आप इसको बीज से उपचारित जरूर करें। दूसरी आपकी जो किस्मों की है, आपके जहाँ तक है वहाँ पे जो डॉलर जिसको चना बोलते हैं, काबुली चना है, वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए एक वैरायटी है जो आपके लिए भी अनुमोदित है, CSJK 6 नंबर जो वैरायटी है, अंजलि के नाम से, उस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। बाकी आपके जो नज़दीक जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करके आप और कोई आपकी जो मध्य प्रदेश सरकार से अनुमोदित किस्म है आपके क्षेत्र वाइज जो, उसको आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे सवाल थे, ज़रूर आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और सर, जैसे एक इनका और सवाल था कि चने के जो पौधे हैं वो तो बहुत स्वस्थ दिखते हैं, अच्छी हाइट भी और लंबाई ऊंचाई भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उस तरह से दाने नहीं पड़ते हैं। तो क्या ये यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह से? जी, जो चने की जो फसल है इसके अंदर नत्रजन उर्वरक बिल्कुल ही थोड़ा देना होता है। और अगर सिंचाई वाला अगर खेत है जिसमें सिंचित चना लगाना है तो वहाँ पे आपको केवल 20 किलो नत्रजन उर्वरक देना है। और जहाँ पे असिंचित है, बारिश पे डिपेंड है, वहाँ पे 10 किलो नत्रजन उर्वरक देना है। इसके अलावा जो राइजोबियम एक कल्चर आता है उससे बीज को जरूर उपचारित करना है। तो उस जो राइजोबियम कल्चर है और PS भी एक फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो वो 3-3 पैकेट एक हेक्टर के लिए आपको यूज करना है। और उसके अंदर 1 किलो गुड़ लेना है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ पानी में गर्म करके घोलकर उसको ठंडा करके उसमें मिलाकर और चने के बीज में मिलाना है और फिर उसको सुखाने के बाद में बिजाई करनी है। और अगर आपकी बढ़वार ज़्यादा हो रही है तो आपको कभी भी, जब कई बार क्या होता है कि जो NPK 19-19-19 का स्प्रे करते हैं किसान भाई, और जो बीज की जो दूरी है, बीज से बीज की दूरी वो थोड़ी बढ़ा दें। और आपकी जो सागर है उस क्षेत्र में आई थिंक ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी है, फर्टाइल है, तो आप यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें। और मिट्टी का पहले एक बार कृषि विभाग से, कृषि विश्वविद्यालय के जो सेंटर हैं वहाँ पे आप उसकी जांच करवा लें, उसके अनुसार ही जो उर्वरक रसायन है उनका प्रयोग करें। जी बिल्कुल। तो और दूसरा एक इसके अंदर ये भी है, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, तो अगर उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रह जाती है या ज़मीन में, तो उसमें क्या होता है उसकी बढ़वार तो ज़्यादा हो जाएगी, खाद ऑलरेडी ज़मीन में उर्वरक पड़ा ही है। तो उस अवस्था के अंदर क्या करना है, आपको जो ऊपर की शुरुआती अवस्था में उनको तोड़ देना है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल सागर से हमारे दर्शक थे ये विपिन जी, और उम्मीद करते हैं विपिन जी आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ ही हमारे लिए हेलो किसान में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। अगर आप अभी हेलो किसान के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के जो हमारे दो विषय हैं उनके बारे में एक बार फिर से बता दें। आज हम बात कर रहे हैं चने की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान मेंथा की खेती से ले सकते हैं लाभ। और ब्रेक के बाद हमारे आज के एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नमस्कार नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। सबसे पहले तो आप लोगों को किसान के भाई आपको जो है दीपावली की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद मेरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग मेंथा लगाते हैं तो कोसी लगाते हैं, पंजाब गोल्ड लगाते हैं, तो इसमें पहले कीड़े नहीं लगते थे। अब तो ये 2-3 साल से कीड़े इनको खाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ से इनकी आदत पड़ गई। तो हमने ऐसी दशा में हमारी पैदावार घट गई। तो हमें ये तो हम ग्यारन लगा करके उसको रोपाई करके पानी भर के एक सीधा जो है उसके डंठल गाड़ के रोपाई करते, तो कौन सा अच्छा तरीका हमारा जिसमें अधिक पैदावार हमें मिल सके? जी नंद स्वरूप जी, आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी डीडी किसान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने मेंथा के बारे में सर इन्होंने जाना, और हाँ ये बात सही है कि हम मेंथा में बहुत ज़्यादा कीट या फिर बीमारियों की नहीं देखते कि समस्या आती है। तो जैसे बता रहे हैं कि कुछ कीट लग रहे हैं जो कि मेंथा की फसल को ही चपाचट कर रहे हैं, ये क्या है? नंद स्वरूप जी, मेंथा की फसल में हेरी कैटरपिलर, लीफ रोलर और जो रेड पंपकिन बीटल, इनका अटैक होता है। तो एक वैरायटी है प्रंजाल, अगर वो आपके यहाँ पर उपलब्ध है या आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में या आपके नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में या कोई भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान, अगर प्रंजाल वैरायटी मिल जाती है तो उस पर कीटों का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे अगर कोई फसल नज़दीक में है और उस पर ये कीट हैं तो उस फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद वो मेंथा पर अटैक करते हैं। तो अगर ये कीट हैं और तो आप एक तो बुआई के समय जो फोरेट टेंजी ग्रेन्यूल्स आते हैं उसको अंतिम जुताई के समय मिला सकते हैं। इसके अलावा इन कीटों की रोकथाम के लिए आप मेलाथियोन के 0.2% के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली अगर आप पेड़ों की जड़ों में डालेंगे तो उससे पोषक तत्व भी मिलेंगे और ये कीट पतंगों का प्रकोप भी कम होगा। जी अब सर ये बताएं कि मेंथा होते कितने प्रकार के हैं? मतलब अगर हमारे किसान अगर मेंथा की फसल लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किस पर्पस से मेंथा की कौन सी वो किस्म लें। तो कितने प्रकार के होते हैं मेंथा और उनका अलग अलग उनकी उपयोगिता क्या होती है? मेंथा 4 प्रकार का होता है। एक है जापानी मिंट या मेंथा आर्वेंसिस जिसका वैज्ञानिक नाम है, और एक होता है मेंथा पाइपरिटा जिसे पिपरमिंट बनाया जाता है। एक मेंथा स्पिकाटा होता है जो हम चटनी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक मेंथा साइट्रीटा होता है। तो ये चारों प्रकार के मेंथा उगाए जाते हैं, परंतु जो जापानीज मिंट है मेंथा आर्वेंसिस उसकी खेती ज़्यादा होती है क्योंकि उसका जो मेंथोल है वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें मेंथोल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और उसका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। जी तो हमारे किसान जी बिल्कुल। और तो अब चलिए बात तो हुई कि कितने प्रकार के मेंथा होते हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि भूमि की तैयारी किस तरीके से करें अगर मेंथा की फसल लेनी है और किस किस तरह की किस्में हैं। जिसका एक दर्शक है अतुल सिंह जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो अतुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अतुल सिंह जी हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से, सवाल बताइए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हम लोग धान के बाद चने की बुआई करते हैं
जी फिर से जी मैम नमस्कार। सबसे पहले तो सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जी, पूरे आपको मध्य भी। प्रदेश किसान की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, और आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी दीपावली की शुभकामनाएं दूरदर्शन किसान। जी मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हम लोग धान में चने की बुआई करते हैं उसमें जो बहुत ज्यादा खरपतवार का वो होता है मैडम प्रकोप। जी सवाल पूरा कीजिए। जो हम लोग देसी बीज बोते हैं मैम उसमें हम लोगों की उपज कम होती है, और जो मेरे वहाँ से कृषि अनुसंधान विभाग से जो बुआई कराई गई थी मेरे खेत में उसमें बहुत अच्छी पैदावार मिली मैडम, लेकिन जो मैंने घर का जो देसी बीज बोया था उसमें बहुत कम पैदावार मेरे को मिल रही है। ठीक है सर क्या बताना चाहेंगे? ठीक है अतुल सिंह जी, आपको पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपका सवाल है ये है कि जो धान के बाद में आप चना लगाते हो तो उसमें खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या है। तो खरपतवार आपके जो, अगर आपको कोई खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना है तो उसके लिए एक पेंडिमेथिलीन 30% EC आती है, उसका 2.5 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर जब आप चने की बिजाई कर दो, बिजाई करने से और जो चना उगता है उसके बीच में आपको इसका छिड़काव करना है, न तो उगने के बाद में करना है न बिजाई से पहले करना है। अगर आप उस समय का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके जो अंकुरण है चने का उस पर इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, उसका 25 से 30 दिन बाद में हाथ से निराई गुड़ाई भी कर सकते हो, और एक आपको 40 से 50 दिन पे निराई गुड़ाई करके 2 बार हाथ से आप खरपतवारों को भी निकाल सकते हो। जी अब सर अब बात कर लेते हैं मेंथा के बारे में। तो मेंथा में भूमि की तैयारी किस किस तरह से की जाए? देखिए, मेंथा को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, और बलुई दोमट या दोमट भूमि तो सबसे अच्छी होती है, और चिकनी मिट्टी में इसके जो पौधे हैं ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके अलावा 20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसकी खेती के लिए अच्छा होता है। pH मान 6 से 7 के बीच में हो तो बहुत अच्छी पैदावार होती है। और खेती की तैयारी के लिए पहले एक बार हैरो से जुताई करके उसके बाद 2 कल्टीवेटर से क्रॉस जुताई करनी चाहिए। और जहाँ तक खाद और उर्वरक देने का प्रश्न है तो किसान भाई मैं समझता हूँ कि उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हुए होंगे, तो सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं, और जो रिकमेंडेशन देते हैं सॉइल साइंटिस्ट उसके हिसाब से खाद और उर्वरक डालने चाहिए। यदि किसी कारणवश वो मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं तो इसमें लगभग 125 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो 2 बार में दी जाती है, एक बेसल डोज के रूप में, तो उसको खेती की तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए, और 50 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास। और जो बची हुई मात्रा है वो बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दी जाती है, जिसको 3 जैसे 75 किलोग्राम नाइट्रोजन बचती है तो उसको 25-25 किलोग्राम की मात्रा में 3 बार, पहली रोपाई के 1 महीने बाद, दूसरी पहली कटाई के बाद, और तीसरी दूसरी कटाई के बाद देनी चाहिए। सर नईमुद्दीन जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के झांसी से फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, हैप्पी दीपावली। आपको भी हैप्पी दीपावली। थैंक यू मैम। और मेरा निवेदन ये है कि हम चने की कोमल पत्तियों की तोड़ाई करके उसकी सब्जी बना के खाते हैं, तो क्या इसका लाभ उत्पादन में भी हमको मिलता है? और अगर ये तोड़ाई सही है तो ये किस अवस्था में हम कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल नईमुद्दीन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और देखिए ये आगे सवाल हम चर्चा में शामिल करते हैं ये सर। अब एक तरीके से मेरे ख्याल से इसको निपिंग कहेंगे, प्रूनिंग जो करते हैं, तोड़ाई करते हैं ऊपर से। तो इनका यही जानने का मकसद है कि क्या इससे लाभ होता है और सही अवस्था क्या है, क्योंकि हम कई बार इसे तोड़कर चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और कई जगहों पर जब कोमल होती है पत्तियां तो साग में भी इसे पसंद किया जाता है। जी नईमुद्दीन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हरी पत्तियां तोड़ के आप सब्जी बना के खाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो हरी सब्जी है तो हरी सब्जी तो खानी भी चाहिए सर्दियों के अंदर। तो जो पोषक तत्व हैं अपने को, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उससे मिलते हैं। और जो उसका तुड़ाई का जो सही समय है वो, अगर जब चने की फसल करीब करीब 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उस टाइम अगर आप इसकी तुड़ाई करते हैं तो चने में वैसे भी हम जो वैज्ञानिक हैं ये लोग कहते हैं कि इसकी ऊपर की जो है तुड़ाई कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो तुड़ाई करने से इसमें फुटाव ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग ज़्यादा निकलेगी, तो पौधे का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा।
तो उससे करीब करीब 25 से 30% तक जो नॉर्मल पैदावार होगी उससे एक्स्ट्रा पैदावार मिलेगी आपको। 20 से कितना बताया आपने? 25% तक इसे पैदावार बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो देखिए ये कहा भी जाता है कि कई कई क्षेत्रों में से कहते हैं खोटना, मतलब चने को ऊपर से कुटाई कर देना होता है। तो बेहतर ये रहता है कि इससे पैदावार भी अच्छी होती है। आप इसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, साग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कुल मिला के फसल के लिए लाभकारी है ये। मैं एक सप्लीमेंट करना चाहूँगा कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है पौधों की, उसके बीच उसके और जो पैदावार होती है उसके बीच में कोरिलेशन है। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी तो पैदावार कम होगी, फल और फूल कम आएंगे। तो इस वजह से भी चने को ऊपर से काटना जरूरी होता है। उससे कि आप सब्जी बना सकते हैं या पशुओं को चारे के रूप में खिला सकते हैं और आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। हरी सुंडी का प्रकोप भी उसमें कम होता है। जी बिल्कुल। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ का प्रकोप भी इससे कम होता है। चलो इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी भी कार्यक्रम बाकी है। होगी आपसे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं चने की और साथ ही मेंथा की खेती पर। एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल सोनी है जिन्होंने फोन किया है। आइए बात करते हैं। सागर मध्य प्रदेश से हैं राहुल जी। राहुल जी स्वागत है। विकास खंड सागर जिले से बोल रहे हैं। जी राहुल जी स्वागत है। हेलो किसान में सवाल बताएं। हाँ, हमारा सवाल है जी, मेंथा और मेथी अलग अलग है क्या? जी जी बिल्कुल अलग अलग है, बहुत फर्क है। मुझे लगता है मेंथा ये प्रचलित नाम नहीं समझ रहे हैं। जी तो राहुल जी, मेंथा और मेथी दोनों अलग अलग हैं। मेंथा को पुदीना भी कहते हैं, जो आप चटनी बनाकर खाते हैं वो एक्चुअल में मेंथा है। और उसकी 4 प्रकार का होता है जैसा मैंने बताया। और जो मेंथा आर्वेंसी, जिसे जापानी मेंथा भी कहते हैं, उसकी हम मेंथोल तेल निकालने के लिए ज़्यादातर किसान उसकी खेती करते हैं क्योंकि उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में सर वहाँ के लिए क्या ये मेंथा बिल्कुल मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो लोग आलू और गेहूं की फसल उगाते हैं, तो मैंने देखा है कि गेहूं की और आलू की कटाई के बाद वो खेत खाली पड़े रहते हैं, तो किसान उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं और गेहूं और आलू के बाद मेंथा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और कम से कम 2 कटाई वो अगली जब वर्षा ऋतु की फसल लगाएंगे उससे पहले 2 कटाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने अच्छा सर तो ये बताया कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं और कैसे इसकी रोपाई की जा सकती है? मेंथा की कई उन्नत किस्में हैं, जैसे हाइब्रिड 77 है, MAS 1 है, शिवालिक है, गोमती है,
हिमालय है, कोसी, कुसाल और सक्षम हैं। सक्षम जो वैरायटी है वो देर से अगर किसान भाई बुआई करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि गेहूं और आलू की फसल के बाद अगर मेंथा उगाना चाहते हैं तो जो कुसाल वैरायटी है वो सबसे अच्छी होती है, और सक्षम जो है उसमें सबसे ज़्यादा मेंथोल की पैदावार होती है, तो ये किसान भाई लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 तरह की फसल होती है, एक वार्षिक फसल होती है, तो वार्षिक फसल के लिए तो अगस्त के महीने में नर्सरी लगानी होती है, क्योंकि मेंथा को या तो जड़ों द्वारा लगाया जाता है या इसके सकर्स तैयार किए जाते हैं। जो तो सकर्स से जो रोपाई की जाती है वो फसल बहुत जल्दी बढ़वार होती है और उससे ज़्यादा कटाई ली जा सकती है। तो जो किसान भाई वार्षिक फसल लगाना चाहते हैं तो उनको नर्सरी लगानी है अगस्त के महीने में, जो जनवरी के लास्ट वीक में तैयार हो जाती है और फरवरी के फर्स्ट वीक में उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। और जो किसान भाई आलू या जो रबी की फसल की कटाई के बाद मेंथा की खेती करना चाहते हैं वो सीधे जड़ें भी लगा सकते हैं, और जड़ें आप नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं या कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो भी संस्थान है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिमैप एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में वहाँ से भी इसकी पौध या जड़ें प्राप्त कर सकते हैं। जी, आनंद प्रताप हैं एक दर्शक हमारे साथ। आइए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा से इन्होंने हमें कॉल किया है। आनंद जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, हम गोंडा से बोल रहे हैं। जी नमस्कार। निकट जिला से। हेलो जी जी, अपना सवाल पूरा कीजिए आनंद जी। हाँ, हम कह रहे हैं कि जो चने की फसल होती है जो उसमें एक आदि चना होता है उसका जो है उसमें क्या पूरे टोटल गोबर का इस्तेमाल करके उसका उत्पादन किया जा सकता है? एक बार फिर से आप जानना चाह रहे हैं कि क्या गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, ये जानना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। जी सर, गोबर की खाद का तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है सभी जी बिल्कुल। देखिए आनंद जी, आप अगर गोबर की खाद प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो गोबर की खाद है वो आप सड़ी गली गोबर की खाद होनी चाहिए। जो कच्चा गोबर है अगर वो डालोगे तो चने के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर बारानी क्षेत्रों में लगाया जाता है तो उसमें दीमक का प्रकोप बढ़ता है। तो अगर दीमक आ गई तो वो चने को भी खाएगी, तो इसलिए कभी भी कच्चा गोबर नहीं डालना है। और तो जैसे आप सर कह रहे हैं सड़ी हुई गोबर की खाद, तो कितने समय तक किस तरीके से सड़ाया जाता है इस गोबर को? जी, वो आप बिजाई करो, खेत की जब तैयारी करो बिजाई से जस्ट पहले उसके अंदर मिलाना है। जी, और चलिए कुछ हमारे पास ईमेल भी आए हैं। रमेश पटेल हैं एक दर्शक जिन्होंने ईमेल किया, मेंथा के बारे में जानना चाहते हैं। मेंथा की खेती राजस्थान के सिरोही जिलों में क्या की जा सकती है, क्या ये संभव है सर? बिल्कुल, राजस्थान के सिरोही जिले में की जा सकती है, और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और सिंचाई की अगर सिंचाई पानी की कम मात्रा उपलब्ध है तो वो जो टपक विधि से जो सिंचाई करते हैं उसका इस्तेमाल करें। टपक विधि से सिंचाई करने पर पानी की मात्रा कम लगेगी और उसमें खरपतवार भी बहुत कम होंगे। तो चेतन पांडे हैं हमारे दर्शक, एक हरदोई उत्तर प्रदेश से उन्होंने सवाल भेजा है ईमेल के माध्यम से। मेंथा कब लगाएं और उत्पादन व लाभ कितना मिल सकता है, कितना इससे फायदा हो सकता है? मेंथा जैसे मैंने बताया कि एक वार्षिक फसल लेते हैं, उसको तो फरवरी में लगाया जाता है और वो नवंबर तक उसकी 3 कटाइयाँ हो जाती हैं। और जो किसान भाई रबी की फसल काटने के बाद मेंथा की खेती करना चाहते हैं तो वो अप्रैल और मई के महीने में लगा सकते हैं। और जो कुसाल वैरायटी है वो देर से बुवाई करने के लिए बहुत उपयुक्त है, या जो भी है अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो वो सफलतापूर्वक इसको उगा सकते हैं। और जहाँ तक इसमें किसान के लाभ की बात है तो 1 एकड़ की खेती से लगभग 100 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है, जिसकी कीमत 600 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60,000 रुपये होती है। इसके अलावा 1 एकड़ की फसल से लगभग 25 क्विंटल जड़ें भी प्राप्त होती हैं, जिनकी कीमत 400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 10,000 रुपये होती है। तो इस प्रकार किसान भाई 1 एकड़ की फसल से 70,000 रुपये का मुनाफा पा सकते हैं, और 1 हेक्टेयर में लगभग 1,75,000 रुपये का लाभ किसान को होता है। जी, चलिए अब चने पे बात कर लेते हैं। सर एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं फिर अपना सवाल रखेंगे। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार संतोष जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? मध्य प्रदेश के नीमच से आप बात कर रहे हैं। चने बोने के बाद में सूख जाते हैं। क्या जानना चाहते हैं चने के बारे में?
चने हम बोते हो उसके बाद में सूख जाते हैं, जो पकते हैं वो बढ़िया बाली आती है समय भी सूख जाते हैं सर चने के पौधे। या संतोष जी, जो आपकी समस्या है वो एक ये आप ही की नहीं, ये बहुत काफ़ी क्षेत्र के अंदर पाई गई है और ये है एक उकठा बीमारी आती है। जब चने के अंदर फूल और जब फली बढ़ने लगती है तो उस दौरान पौधे एकदम से सूखने लग जाते हैं। क्या करना चाहिए सर? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके अंदर एक फंगस है। तो एक तो आप शुरू में अगर आप लगातार वही फसल ले रहे हो तो वो फसल चक्कर अपनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसके लिए आपको पता है कि इस क्षेत्र के अंदर वो पूरे खेत में नहीं आता, कुछ कुछ जगह जैसे अलग अलग स्पॉट होंगे उसके, तो आप उन जगह को चिन्हित करके आप पहले से ही उसमें तैयारी रखें। एक ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर आता है, ये एक सूडोमोनास भी आता है, तो ये 5-5 किलो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास इसको 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर आप कहीं पेड़ के नीचे गीला करके और ऊपर टाट या बोरी से ढक दें और 7 से 10 दिन तक उसको गीला रखें। इतना पानी भी नहीं डालेंगे उसमें से पानी बाहर निकलने लग जाए। और जब आपकी फली बनती है तो उससे पहले ये तैयारी करना लग जाए और ऐसे समय पे डालें कि अब मेरी ये बीमारी आने वाली है। और जो भी आपके नज़दीक कृषि विभाग के अधिकारी हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है, उस समय आप उन कृषि विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकते हो और खेत के अंदर छिड़काव कर दें। और सिंचाई की व्यवस्था है तो आप हल्की सिंचाई भी कर दें। ठीक है सर। अब मगर जैसा कि आपने बीजोपचार के बारे में यहाँ पर बताया, तो बीजोपचार पर ही बात कर लेते हैं। आप किस तरीके से इसका बीजोपचार किया जाए, किन चीजों का इस्तेमाल करें? देखिए, जो चने का है, कोई भी फसल हो उसका बीज उपचार बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआती जो भी कोई कीट है या फंगस है, जीवाणु है, तो जो उर्वरक है वो पौधा इतना ले नहीं पाता। तो उसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है FIR, फंजीसाइड, फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक है और फिर उसके अंदर राइजोबियम जो भी कल्चर है, जो उर्वरक नत जो भी पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले जो चने की फसल है उसके अंदर फंजीसाइड से बीज का उपचार करें। तो फंजीसाइड के लिए जो जमीन के अंदर जो फफूंद पड़ी हुई है, जिसमें उकटा रोग है, आपकी विल्ट है, तो ये अगर कोई बीमारी आती है, एस्कोकाइटा ब्लाइट है, उनके लिए आपको मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको बीज को उपचारित करना है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक दवा है उसके अंदर आपको यूज करना है। जो दीमक की बहुत बड़ी समस्या आती है, तो दीमक के लिए 10 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफोस 20% इसी 1 किलो बीज को उपचारित करके बोना है। इसके बाद में तीसरा जो आता है आपका राइजोबियम जो कल्चर है, जो नत्रजन उर्वरक की इसको पूर्ति करता है और जो वातावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन है वो पौधे को अवेलेबल कराता है। तो जो राइजोबियम है और फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, PSV जिसको बोलते हैं, इसके 3-3 पैकेट 1 किलो गुड़ लें, गर्म पानी लें आवश्यकता के अनुसार, और 1 हेक्टर का जो बीज है 50 से 70 किलो, उसके अंदर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचार करने के बाद में इसके ऊपर अच्छे समान रूप से मिला लिया जाए। और मिलाने के बाद में पेड़ में के नीचे कहीं छायादार जगह आप इसको सुखाएं और सुखाने के तुरंत बाद में इसकी बिजाई कर दें। तो ये इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है। अगर ऐसा करेंगे तो पैदावार भी बढ़ेगी, शुरू के अंदर जो कीट बीमारियां और जो पौधे को पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी भी पूर्ति होगी। ठीक है सर, मेंथा पर बात कर लेते हैं। तो नर्सरी कैसे तैयार करते हैं इसकी, साथ ही रुपाई के समय कौन कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखें? जी, नर्सरी जैसे मैंने बताया कि 2 तरह से खेती की जाती है। एक वार्षिक फसल होती है और एक जो आप 3 या 4 महीने में करना चाहते हैं। तो वार्षिक फसल के लिए अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी लगाई जाती है। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए लगभग 200 वर्ग मीटर नर्सरी पर्याप्त होती है। तो उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद मिलाएं, उसके बाद घनी मात्रा में उसमें जड़ें लगा दें और उसमें 1 सप्ताह में 1 बार उसकी सिंचाई करते रहें। इस तरह से जनवरी के लास्ट वीक में वो सकर्स तैयार हो जाते हैं। तो रोपाई के लिए लगभग 10 सेंटीमीटर लंबे सकर्स
वर्कर्स होने चाहिए और रुपाई करने से पहले उनको थायराम या कैप्टान के घोल में 3 से 4 मिनट तक उनको उपचारित करना चाहिए ताकि उसमें स्टोलन रॉट या जो ब्लाइट का रोग है वो नहीं लगेगा। और उसको 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए 5 सेंटीमीटर नीचे जब दबा देते हैं और 5 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं और रुपाई करने के तुरंत बाद उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि अब जो प्रचलित वैरायटी है उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि चने की कौन सी अच्छी वैरायटी है सर जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। जी देखिए, चने की कई सारी किस्में हैं जिसमें से जो प्रमुख किस्में हैं वो है आपकी GNG 1488, GNG 2144, RSG 888, 893, 973, 963, C235, G30, G130, ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको आप अभी जो समय चल रहा है इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं और इनकी जो पैदावार है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बारानी क्षेत्र के अंदर आप अच्छे से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं और अच्छी किस्में हैं जिनके बारे में हमारे किसान विचार कर सकते हैं, जिन्हें अपना सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे हेलो किसान, छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अगर अभी तक आपने हमें कॉल नहीं किया तो ज़रूर कॉल करें, हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से, अपने विशेषज्ञों से। और आइए अब चने पर बात कर लेते हैं। सर, चने पर बहुत सारी जानकारी अभी तक हमने अपने दर्शकों को दी है, किसानों को दी है। अब जानना चाहेंगे कि जो पोषण प्रबंधन है वो किस तरीके से फसलों में किया जाए, चने की फसल में। जी देखिए किसान भाइयों, जो चना की फसल है इसके अंदर जो पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है अगर अच्छी पैदावार लेनी है। तो जो नत्रजन उर्वरक है इसके लिए 2 तरह की फसल होती है, एक सिंचित है, एक असिंचित फसल है। तो जो असिंचित फसल है उसके अंदर जो उर्वरकों की मात्रा है वो सिंचित से आधी रखनी होती है और जो उर्वरक हैं उनको बिजाई के जस्ट पहले और लास्ट जो जुताई करेंगे उस समय उनको अंदर खेत के अंदर उर देना है। तो जो नत्रजन उर्वरक है असिंचित क्षेत्र में वो 10 किलो नत्रजन उर्वरक देना है और 25 से 30 किलो फास्फोरस देना है। और जो सिंचित क्षेत्र है उनके अंदर जो नत्रजन उर्वरक है उसकी 20 से 25 किलो देनी है और 40 से 50 किलो फास्फोरस देना है। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। हेलो
हेलो हेलो। हाँ मैडम। जी मोतीराम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम कि मेरे खेत में धान का फसल खड़ा हुआ है अभी, खेत में थोड़ा थोड़ा पानी है, क्या उसमें मैं चना और मटर को लगा सिंचाई कर सकता हूँ क्या? जाना रोक मतलब आप मटर भी ली हुई है आपने साथ में? सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? करना चाह रहे हैं मोतीराम जी आप? जो आपका जो सवाल है ये है कि आप धान खड़ा है और उसके अंदर आप मटर और चना लगाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो धान की फसल है उसके अंदर खेत में पानी खड़ा रहता है, तो सबसे पहले आप उसके अंदर अगर पानी की निकासी का उचित प्रबंध है तो वो जरूर करें। अगर पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे चने की फसल नहीं लगाएं। और जो मिट्टी है वो उसके अंदर चना बिल्कुल लगाया जा सकता है। और आपकी जो फसल है अभी खड़ी, तो उसको काटने में टाइम लगेगा, तो आपके लिए जो अनुमोदित किस्म है वो GNG 1488 और 2144 किस्म है, जिसको आप ले सकते हैं। ठीक है। अब सर मेंथा पर बात कर लेते हैं। सर मेंथा में हम कब कब इसकी सिंचाई करें? और कहते हैं ये फसल जो मेंथा है वैसे भी इसे जल बहुत प्रिय होता है। जी जी। सिंचाई गर्मियों में अगर बरसात हो जाती है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, और अगर बरसात नहीं होती है तो प्रति सप्ताह सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ जब हम फसल लगाते हैं तो उसके साथ साथ जैसे ही हमारे पौधे स्थापित होते हैं तो खरपतवार भी उगना शुरू हो जाते हैं, और लगभग जब 1 महीने की फसल हो जाती है उस समय सारे खरपतवार निकल आते हैं। तो किसान भाइयों को 1 महीने के बाद उसमें या तो हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालें, या पेंडिमेथिलीन जो हर्बिसाइड होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, और उस तरह से जो खरपतवार हैं वो नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो जल निकास की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर बहुत दिनों तक खड़ा रहता है तो वो भी पौधों को नुकसान पहुंचाता है। और वैसे पानी समय पर मिलता रहे तो मेंथा की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है सर। देवाराम जी, अब हम बात कर लेते हैं चने की। तो चने में भी मेरा अगला सवाल यही है कि सिंचाई के बारे में भी साथ ही साथ बता दें कि सिंचाई कितनी लगानी चाहिए, कब कब लगानी चाहिए? देखिए, अगर आपके पास सिंचाई का प्रबंध है तो आप चने के अंदर 2 सिंचाई दें। जो पहली सिंचाई है वो 40 से 45 दिन के ऊपर दें, और दूसरी सिंचाई जो आपको देनी है जब उसमें फली बढ़ने लग जाए। और अगर आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आपको 60 से 65 दिन के ऊपर उस चने के अंदर सिंचाई कर दें। इसके अलावा आपको अगर बारिश हो जाती है, बारानी है, तो उसके अंदर आपको सिंचाई की कोई जरूरत नहीं। यानी सर सामान्य स्थिति में जैसा आप बता रहे हैं कि 1 से 2 सिंचाई देने 1 से 2 सिंचाई। जी जी, ठीक है। अब मेंथा पर बात कर लेते हैं सर। अब आपने जैसे कि खरपतवार के बारे में बता ही दिया, अब रोग और कीट नियंत्रण किस तरीके से करें? हालांकि एक सवाल भी से जुड़ा हुआ था। जी। तो कुछ और अगर जो रोग या फिर कीट लगने की आशंका रहती है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? इसमें मुख्य रूप से एक तो हेरी कैटरपिलर लगता है, लीफ रोलर और रेड पंपकिन बीटल। तो अगर ये लगे हैं तो किसान भाई मैलाथियन के 0.2% के घोल का छिड़काव कर दें। इसके अलावा कटवर्म और दीमक की भी समस्या होती है, तो जिन किसान भाइयों के खेतों में कटवर्म और दीमक की समस्या है वो खेत की अंतिम जुताई के समय 4,8-10G ग्रेन्यूल्स उसमें मिला दें, तो ये दीमक और कटवर्म दोनों फसल को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा कुछ रोग भी लगते हैं जैसे स्टोलन रॉट और रूट रॉट है, तो उसके लिए मैंने बताया कि जो सकर्स हैं या जड़ें हैं उनको थायराम या कैप्टान के 0.25% के घोल में 3 से 4 मिनट तक उपचारित करके उसके बाद में उसकी रोपाई करनी चाहिए। इसके अलावा ब्लाइट और फ्यूजेरियम विल्ट और ब्लाइट भी होती है, तो उसके लिए जो फ्यूजेरियम विल्ट है उसके लिए जो 22 टिन के 0.1% के घोल का छिड़काव करना चाहिए, और जो फ्यूजेरियम विल्ट है उसके लिए टाइथेन M45 के 0.25% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, चाहे वो चने की खेती की बात हो या फिर मेंथा की। और हम भी आशा करते हैं कि जो किसानों के मन में सवाल उठ रहे होंगे या फिर जो समस्याएं पेश आ रही हैं, ज़रूर उसका समाधान आज के कार्यक्रम के बाद उन्हें मिल गया होगा। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं इस पर नजर। हमारा अगला विषय है सेब के बागों का रखरखाव, और साथ ही बात करेंगे कृषि
यंत्रों के रखरखाव के बारे में कि कैसे करें कृषि यंत्रों का रखरखाव। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हम लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। फेसबुक पर जाएं, हेलो किसान DD लाइव हमारा आईडी है। आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो hello.kisan हमारा आईडी है। वहीं अगर ट्विटर पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हेलो किसान DD हमारे इस आईडी को आप सर्च करें, और चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर है, आप हमें ज़रूर फॉलो करें और जो भी आपको कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक भी करें। आइए अब बात करते हैं हमारे कॉल सेंटर नंबर की 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं। ये DD किसान का कॉल सेंटर नंबर है। इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल को रिकॉर्ड कराएं जिन्हें हम कार्यक्रम में विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से जरूर हमारे किसानों को लाभ हुआ होगा। ये हमारा आप YouTube ID देख लें @DD किसान चैनल, ये हमारा YouTube ID और इस QR कोड को स्कैन कीजिए और देखिए सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर। DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। और साथ ही अगर आप चाहें तो हेलो किसान के आज के एपिसोड को भी दोबारा देख सकते हैं। पुराना कोई और एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं, कोई जानकारी आप मिस कर गए थे तो ये सुविधा भी YouTube पर है, तो जरूर हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। दूरदर्शन किसान के और DD किसान के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार खुशियों से भरा रहे। नमस्कार।